हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन संकलन स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन को लेकर भारत सरकार ने चिंता व्यक्त कर गैर सरकारी संगठनों को अपने विश्वास में लेने की भरसक कोशिश कर रही है और उनसे साफ साफ कह दिया गया है कि जो कुछ कहना है वहां पर कह लीजिए। वहां पर जाकर आपको एक स्वर में बात करना है। लेकिन अमीर देशों के खिलाफ दूसरी दुनिया के देशों को एकत्र करने की जो कोशिश करनी चाहिए थी वह कोशिश नहीं की गई है। हो सकता है कि वहां पर इन मुद्दों पर आधारित सहमति एक हद तक हो भी जाए। आज हमको अमीर देशों से अपने अधिकार सुरक्षित रखने की बहुत जरूरत है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि महिलाओं से संबंधित सामाजिक मुद्दों के बारे में हमको तैयारी कर लेना चाहिए। एकत्रित सभी महिलाएं सम्मेलन के बारे में कुछ बोल रही हैं। आपको उनकी बात सुनना चाहिए। वैसे मेरे विचार से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूरी तरह से बेकार नहीं होते हैं, बल्कि विचार विमर्श और आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मौका होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न विरोधाभासों के इस दौर में निश्चित ही सम्मेलन में इससे ज्यादा कुछ होगा। फिर भी इसमें जो तय होगा वह हमारे देश के भाव, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों पर निश्चित रूप से असर डालेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की तैयारी का अंतर ही इस बात की पुष्टि के लिए काफी है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि सन 1975 में एक छोटा सा प्रतिनिधि मंडल मैक्सिको गया था। फिर सन 1985 में प्रतिनिधि मंडल के रूप में करीब 200 गैर सरकारी संगठन की महिलाएं भी नैरोबी भेजी गई थीं। मैं अनौपचारिक तौर पर कह सकता हूं कि अब तक चीन में 10 साल के भीतर सरकारी प्रतिनिधि मंडल की संख्या कम से कम 100 से ऊपर हो चुकी होगी। इसमें से संयुक्त राष्ट्र संघ का पैनल अलग रखा गया है। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि भारतीय महिलाएं बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस सम्मेलन में सरकारी संगठन के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों की 2000 महिला प्रतिनिधि वहां पहुंच चुकी हैं। इस सम्मेलन में विदेशी दानदाता एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक की भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। मैं महसूस करता हूं कि भविष्य में इन महिलाओं की ओर से उठाई गई आवाज का निश्चित और सोचा समझा असर जरूर पड़ेगा। महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे देश में नारी को मानव समाज की अस्मिता माना जाता रहा है। एक दृष्टिकोण यह भी है कि देश और समाज का अस्तित्व उस पर टिका हुआ है। दूसरा दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि वह सृष्टि की सनातन शक्ति है। सामाजिक स्तर पर मानव समाज के सर्वांगीण विकास में नारी का योगदान किसी भी दृष्टि से कम नहीं रहा है। स्वाभाविक रूप से घर, परिवार, समाज और राष्ट्र की समग्र चेतना एवं स्वरूप को प्रभावित करने वाली नारी की भूमिका का आभास सामाजिक स्थान, समाज और राष्ट्र निर्माण में नारी की सत्ता अखरती रही है। इसके मूल में पुरुष का स्वयं को सृष्टि का कारण मानना हो सकता है। इसलिए वह नारी को हर क्षेत्र में अपने समान मानने से इनकार करते हुए
गंभीर न्यायपूर्ण दृष्टि को नजरअंदाज करता रहा है। नारी की स्वतंत्रता और सभ्यता के विकास में बड़ा प्रत्यक्ष संबंध है। अगर मानव सभ्यता के विकास के बारे में एक नजर डालें तो पाएंगे कि सृष्टि के प्रारंभ में मानव जंगलों में रहता था, न उसके पास घर था और न ही परिवार के नाम पर कोई व्यवस्था। इसके अतिरिक्त कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। निर्वस्त्र रहकर वनों में विचरता रहता था। केवल उदर पोषण के लिए शिकार किया करता था। धीरे धीरे मानव कबीलों में रहने लगा। यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि इसी दौरान नारी पर बंधन लगना आरंभ हो गया। दूसरी बात यह है कि नारी के प्रति भेदभाव बरतना शुरू हो गया। मेरे ख्याल से यह मुक्त नारी पर अंकुश लगाना ही था। कबीले का मुखिया स्त्री पुरुष संबंध के निर्धारित करने लगा। यही कालावधि थी जिसमें कबीले का पुरुष हर किसी महिला से संबंध बनाने के लिए आजाद न था। लेकिन कबीले की महिला को इस बात की स्वतंत्रता नहीं रही कि वह किसी पुरुष से संबंध स्थापित कर सके। इस तरह धीरे धीरे परिवार व्यवस्था का उदय हुआ। मनुष्य ने इस विकास के दौरान अपना काफी विकास कर लिया था। इसी दौरान जहां बड़े बड़े राज्य हो गए, दूसरी ओर वही युद्ध होने लगे। इस उदय के चलते महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए। परिणाम स्वरूप एक ओर सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर विधवा और पुनर्विवाह पर रोक लगी। इसी तरह नारी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नारी को एक प्रकार की वस्तु समझा जाने लगा और वह घर में कैद होकर रह गई। वैसे तो साधारण रीति से 12 महीने का वर्ष माना जाता है, पर कभी कभी 13 महीने का भी वर्ष होता है। पर यह बात केवल चांद्रमास में ही होती है और मास सदा वर्ष में 12 ही होते हैं। चांद मास की वृद्धि का हेतु यह है कि दिन रात्रि का मान, जिसे दिनमान कहते हैं, 60 दंड का मान माना जाता है, पर एक तिथि का मान 58 दंड का माना जाता है। इसलिए 30 दिन में 31 तिथियां पड़ती हैं। इस हिसाब से चांद्र वर्ष और सामान्य वर्ष में प्रति वर्ष 12 दिन का अंतर पड़ा करता है, जो 5 वर्ष में पूरे 2 महीने का अंतर डाल देता है। ऐसे अधिक महीने को हम मल मास कहते हैं। वह चांद्रमास जिसमें सूर्य की संक्रांति पड़ती है शुद्ध मास कहलाता है, पर संक्रांति वर्जित मास 3 प्रकार के माने गए हैं। यह मलमास प्रायः फागुन से अगहन तक 10 ही महीनों में पड़ता है। साधारण 30 दिन का होता है, पर कोई कोई महीने इससे अधिक और न्यून भी होते हैं। आजकल भारतवर्ष में कई प्रकार के महीने प्रचलित हैं, जिसमें देशी, अरबी और अंग्रेजी प्रमुख हैं। देशी या हिंदी महीने 4 प्रकार के होते हैं: सौर माह, चंद मास और सावन मास। अरबी महीना एक प्रकार का चंद्र मास है, जो शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ होता है।
अंग्रेजी महीना सौर मास का एक भेद है जिसमें संक्रांति से महीना नहीं किंतु प्रत्येक महीने के दिन नियत होते हैं। जो काल प्रचलित था चंद्र वर्ष में उसे सौर वर्ष के बराबर करने के लिए थोड़ा जाता है, उसे मलमास कहते हैं। देशी वर्षों में प्रति तीसरे वर्ष मलमास होता है और उस समय वर्ष में 12 महीने न होकर 13 महीने होते हैं। अंग्रेजी वर्षों में प्रति चौथे वर्ष मलमास का एक दिन अधिक बढ़ाया जाता है, पर अरबी महीनों के वर्षों में सौर वर्ष से मेल मिलाने के लिए मलमास का काल नहीं जोड़ा जाता, इसलिए प्रति तीसरे वर्ष सौर से लगभग एक महीने का अंतर पड़ जाता है। देशी महीनों के नाम चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन कहलाते हैं। अंग्रेजी महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर आदि गणना में लिए जाते हैं। मासिक वेतन वह वेतन कहलाता है जो महीने भर काम करने के बदले काम करने वाले को धन मिले उसको मासिक वेतन कहते हैं। स्टॉप। हिंदी डिक्टेशन के लिए एक्सप्लोर स्टेनोग्राफी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें।